हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आप देखोगे इस्लाम का उदय। अब इस्लाम क्यों पढ़ना है? चूंकि पूरा मध्यकालीन इतिहास है ना, डोमिनेटेड बाय इस्लाम शासक। तो हम पहले देखेंगे कि इनकी विचारधारा क्या थी, आए कहाँ से थे, उदय कहाँ से हुआ था और भारत क्यों आए थे, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो इस्लाम का उदय देखोगे आप। दूसरा देखोगे फिर जैसे ही इस्लाम का उदय हो गया तो इस्लाम का मेनली उदय कहाँ हुआ था? मक्का मदीना में। अरब है वो, अरब प्रायद्वीप पे पूरा। तो अरब सबसे पहले इंडिया में अरब ही आएंगे। 8वीं सदी से अरबों के साथ भारत का व्यापार चल रहा था। जो हिंदू नाम है, सिंधु नदी की वजह से अरबों ने ही भारत को हिंदू नाम, हिंदुस्तान, क्योंकि वो सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू। तो हिंदुस्तान नाम भी उनकी वजह से पड़ा था इंडिया का। ठीक है। फिर अरब आक्रमण के बाद हम देखेंगे तुर्क आक्रमण, आज की क्लास में ही होगा ये। फिर देखेंगे मोहम्मद गौरी साम्राज्य और उसके प्रमुख अभियान। चूंकि गौरी ही आएगा और लास्ट में गौरी के बाद उसके गुलाम रह जाएंगे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एल्दौच हो गया आपका, कुबाचा हो गए। ठीक है। तो ये सब रह जाएंगे और यही बाद में क्या करेंगे आगे चल के, ऐबक आपका गुलाम वंश की स्थापना कर देगा। उसके बाद इल्तुतमिश वगैरह ये गुलाम वंश शुरू हो जाएगा। फिर खिलजी वंश आएगा आपका, फिर आपका तुगलक वंश आएगा, फिर सैयद आएगा, फिर लोधी वंश आएगा। इस तरीके से अगले क्लास में आप सल्तनत काल पढ़ोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस्लाम का उदय। तो मध्यकालीन भारत है। इस्लाम का उदय, इस्लाम के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब। इनका जन्म कब हुआ था? 570 एडी में मक्का में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना, ये आमीना भी बोला जाता है। चाचा थे इनके अबू तालिब। ठीक है। मोहम्मद साहब का पालन पोषण इनके चाचा ने ही किया था। कबीला देखो, पहले क्या था ना, ऐसे बड़े बड़े शहर तो छोड़ दिए, कस्बे भी नहीं थे, कस्बे की व्यवस्था भी नहीं थी, ग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं थे। ग्राम एक कबीले के फॉर्म में था। कबीले रहते, छोटे छोटे 100-200 लोगों के कबीले रहते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इनका कबीला कौन सा था? कुरैश या कुरैशी। ठीक है। इनका परिवार पुजारी परिवार से था। पत्नी का नाम इनका खदीजा था। हीरा नामक एक पहाड़ी थी, वहां पे मोहम्मद साहब को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था। ठीक है। चूंकि अल्लाह यहाँ पे सुप्रीम गॉड माने जाते हैं इनके। ठीक है। इसके बाद ये पैगंबर हैं, जो आपके मोहम्मद साहब वगैरह हैं, ये लोग पैगंबर हैं, तो ये भी पूजा करते हैं। तो वही चीज बता रहे हैं। फिर यहाँ पे करके एक सलमान रुश्दी का जिक्र कर दिया उन्होंने, द सैटेनिक वर्सेस। ये खुद मुस्लिम हैं, इन्होंने बुक लिखी थी, इंग्लैंड में रह रहे हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। लेकिन बुक में इन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल ऐसा जिक्र किया था कि मुस्लिम इनसे रुष्ट थे। इसी चक्कर में कोई ईरान का व्यक्ति था, इन पे हमला कर दिया था। अभी शायद इंग्लैंड या यूएसए में इन पे हमला हुआ था और गले में चाकू मार के, बहुत बुरी था, एक आंख इनकी खराब हो गई। तब से ये पब्लिकली नहीं दिखाई दिए। अभी मतलब सही तो है, हालत तो इनकी सही है, बट उस हिसाब से अब ये पब्लिकली पार्टिसिपेट नहीं करते। 622 एडी में मोहम्मद साहब कहाँ? मदीना चले गए। यह घटना, जो मदीना जाने की घटना, हिजरत कहलाती है। हिजरी संबत यहीं से आरंभ हुआ। तो क्वेश्चन यही बनता है, एक इनके जन्म का बनता है, फिर बन जाएगा कि हिजरी संबत कब से शुरू हुआ। फिर 630 एडी, एडी मतलब एन्नो डोमनी, ईसवी के बाद की बात हो रही, ईसा के जन्म के बाद की। ये मक्का पर आक्रमण हो जाएगा, मक्का पे आक्रमण हो जाएगा और 632 एडी में मोहम्मद साहब की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। मोहम्मद साहब मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख थे। आगे चल के खलीफा एक पद होगा और खलीफा धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख बन जाएगा। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है, जितने भी उत्तराधिकारी हैं, एवं उनके साम्राज्य को क्या? खिलाफत कहा जाता है। इसके बाद 4 प्रकार के, 4 जो हैं वंश हैं, वो खलीफाओं के वंश हुए। एक है अबू बकर, 632 से 634 2 ही साल तक रहे। उमर 634 से 644 तक 10 साल रहे। उस्मान 644 से 656 तक। ठीक है। ये भी ज्यादा नहीं रहे, 12 साल रहे। और फिर अली 656 से 661 तक। ये 3 वो थे, सुन्नी थे, और ये शिया थे। तो जो शिया सुन्नी वाला भी है आपको वो भी पता चलेगा। ठीक है। अली के पुत्र हुसैन की हत्या करबला के मैदान में कर दी गई। ठीक, जो चौथे जो हैं अली। फिर आगे चलते हैं। फिर आपका आया उमैयद वंश, फिर अब्बासी वंश आया। और अब्बासी वंश को बोला जाता है कि ये इस्लाम का स्वर्णकाल था। हलाकू नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1258 में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी। मंगोलियन नेता थे। ठीक है। मंगोलियन जो नेता रहेंगे ना, मंगोल आक्रमण बहुत खतरनाक रहेंगे, पूरे चीन पे आक्रमण करेंगे, इंडिया तक मंगोल आके आक्रमण करेंगे। ठीक है।
ऑटोमन साम्राज्य, अगर इस्लाम के बारे में देखा जाए तो इनका सबसे बड़ा साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य था। तुर्की इसका मेन स्थान था। इसको एक पूर्वी रोमन साम्राज्य भी बोला जाता था। पूर्वी रोमन साम्राज्य को खत्म करके ही आपका कौन सा ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी, क्योंकि पहले हुआ था आपका कुस्तुनतुनिया बोला जाता था इसको। कुस्तुनतुनिया का क्या पतन हो गया, इस्लाम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे कब्जा हो गया। जब इनका कब्जा हो जाएगा तो वहीं से ही धीमे धीमे चल के कुछ टाइम बाद ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। ऑटोमन साम्राज्य का पतन कब होगा आपका? 1918 में। 1918 में ये लोग हार जाएंगे इंग्लैंड और खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाएगा। सारे इनके क्षेत्र वगैरह हैं वो कर जाएंगे। बहुत सारे जो इनके राज्य थे, देश थे बहुत सारे जो शामिल थे आपके ऑटोमन साम्राज्य में, अलग अलग देशों को बांट दिए जाएंगे। नहीं तो बहुत बड़ा था ऑटोमन साम्राज्य। 1924 में एक व्यक्ति आएगा, मुस्तफा कमाल पाशा। ये खलीफा पद को पूर्णतः समाप्त कर देता है, पूरा सेकुलर शासन बनाता है। जितनी मस्जिदें, एक मस्जिद है वहां पे हागिया सोफिया मस्जिद, बहुत फेमस मस्जिद है। इस मस्जिद पे अभी विवाद चल रहा है, फिर से इसको इस्लाम का बनाया जा रहा है। कुछ टाइम पहले इसको म्यूजियम बना दिया था इन्होंने, मुस्तफा कमाल पाशा ने, कि क्योंकि विवाद चलते थे उस मस्जिद पे। अभी जब से आपके एर्दोगन आ रहे हैं, एर्दोगन आपके 2 दशक से हैं, रेसिप तैयब एर्दोगन, फिर से ये बन गए वहां के राष्ट्रपति 5 साल के लिए, अभी 4 या 5 दिन पहले ही बने हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति, इसने फिर से तुर्की को जो मुस्तफा कमाल पाशा ने बनाया था, इतना सेकुलर बना दिया था पूरा यूरोप की तरह। हर चीज, लिबास वगैरह, तुर्की में देखना कोई भी सूट वगैरह में रहेंगे, कोई भी वो जो मुस्लिम से उनके रिवाज होते हैं ना, पहनावा वगैरह नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने हर चीज इस तरीके से बना दी थी। लेकिन तुर्की के जो ग्रामीण एरिया है वहां पे अभी भी ये मुस्लिम भावनाएं थी। तो ग्रामीण एरिया धीमे धीमे शहर में आया और यहाँ से मजबूती मिली एर्दोगन को। एर्दोगन अब इन चीज़ों को जो होते हैं परंपरागत चीज़ें, रूढ़िवादी इस्लाम को फॉलो करना, ये सब चीज़ें, तो एर्दोगन फिर से बढ़ावा दी और तब से जमे हुए हैं। तभी देखते हो पाकिस्तान के साथ मिलके कश्मीर राग भी अलापते रहते, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरब आक्रमण की बात करते हैं। भारत में मुस्लिमों का आगमन हुआ, तो मुस्लिमों का आगमन में कौन कौन आए? अरब से भी आए, तुर्क से भी आए, अफगान से आए। 1 बाय 1 करके हम सबको पढ़ेंगे, ठीक है। अरब कब आए हैं, फिर तुर्क कब आए हैं, फिर अफगान कब आए। प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था? 711 के आसपास ही आया था, ठीक। 712 AD में इसने सिंध को जीत लिया था। फिर तो श्रीलंका के शासक ने क्या किया? वलीद के लिए कुछ उपहार भेजे, खलीफा के लिए मिले, जिन्हें देवल नामक बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। सिंध के शासक ने सहायता करने से मना कर दिया। सिंध का शासक था दाहिर। दाहिर हिंदू शासक था, सिंध इंडिया का पार्ट था। ये पहला जो आप देखते हो ना, जौहर प्रथा, जौहर जिसने नहीं देखी हो वो पद्मावत मूवी देखे, रानी पद्मावती जौहर कर लेती। आग में सब लोग एक साथ 10-10 हजार लोग जो और लेडीज होती थी वो चली जाती थी आग में, अपने आप को दहन कर देती थी। तो इनका पहली बार इनकी बीवी जौहर करेंगी, दाहिर की, ठीक है। तो सिंध के शासक दाहिर ने सहायता करने से मना कर दिए। खलीफा ने ईरान के शासक अल हज्जाल को भारत पर आक्रमण करने के लिए कहा, क्योंकि खलीफा प्रमुख था। जितने भी मुस्लिम देश थे, मुस्लिम शासक थे, सबका प्रमुख खलीफा। तो खलीफा किसी को ही ऑर्डर दे सकता है। खलीफा ने दिया ईरान के शासक अल हज्जाल। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम को भेजेगा। ये सेनापति था, बहुत कम उम्र थी इस व्यक्ति की। ये आएगा और सिंध को जीत लेगा। बाद में इस मोहम्मद बिन कासिम को भी फांसी की सजा दी जाती है, इसी के खलीफा दे देगा आगे चल के, ठीक है। मोहम्मद अल हज्जाल का भतीजा दामाद था, कौन? ये मोहम्मद बिन कासिम। बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया था इस टाइम पे? मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी। सपोज करो वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है आपका, है ना। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार 6वीं ईसा पूर्व से शुरू हो गया है। और ये बात कब की हो रही? 7वीं ईस्वी की, सदी ईस्वी की। बौद्ध धर्म अच्छा खासा यहाँ पे हो चुका है। और बौद्ध भिक्षुओं ने किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध में जजिया कर लागू किया। तो जजिया कर का क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किस किसने लागू किया, किस किसने हटाया। जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे आगे आपको बताते जाएंगे कौन लागू कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। फिरोज शाह तुगलक आगे चल के लागू करेगा, फिर औरंगजेब लागू करेगा, बहुत सारे लोग हैं आगे करके लागू करेंगे, फिर हटाएंगे। अकबर समाप्त कर देता है, ठीक है। यह राजनीतिक कर होता है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। जजिया कर की बात हो रही है। गैर मुसलमानों पर उनकी सुरक्षा की एवज में मेनली लगाया जाता था जजिया कर। 3-4 प्रकार के कर होते थे। जजिया होता था, एक जकात होता था, एक खुम्स होता था, एक खराज होता था, है ना। खुम्स होता था लूट में जो होता है सैनिकों का, तो लूट में सैनिकों का एक हिस्सा होता था। फिर आते हैं आगे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में मकतब क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा केंद्र, ये स्थापित किए थे इसने सिंध में।
इस आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? चचनामा से। चच दाहिर के पिता का नाम था, तो दाहिर के पिता का नाम चच था, इसी पर चचनामा लिख दिया। लेकिन किसने लिखी, ये उस लेखक की जानकारी नहीं हो पाई कि चचनामा लिखी किसने। ठीक है, दाहिर, यहाँ पे क्या हुआ, दाहिर मोहम्मद बिन कासिम ने केवल दाहिर को नहीं हराया था, एक राजा जयसिंह भी थे, इनको भी हराया था। ये दोनों लोग लड़ते हुए मारे गए थे। आक्रमण का वैसे तो ये होगा कि एक बहाना था कि हमारा जहाज लूट लिया गया आपके यहाँ, आप हमारी सहायता करो, लुटेरों को हमारे सुपुर्द करो। नहीं कि ये सहायता नहीं कर पाए तो आक्रमण कर दिया, ये बहाना था। इंडिया बहुत समृद्ध हो गया था, अरबी घोड़े मंगाता था इंडिया से, अरबों से व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था। तो ये लोग क्या चाहते थे, ये जान रहे थे कि कोई ना कोई बहाना मिले, तो ये बहाना मिल गया। तो आक्रमण का वास्तविक कारण क्या था? भारत की आर्थिक संपन्नता। आगे आते हैं, अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों को पराजित किया। आक्रमण के प्रभाव देख लेते हैं क्या क्या हुए अरब आक्रमण के। देखते हैं वन बाई वन करके, चलो बहुत स्लो चलेंगे, बहुत डिटेल में चलेंगे, ठीक है, आराम से सारी चीजें होती जाएंगी। सांस्कृतिक समन्वय हुआ, अरबों से जो इस्लाम की संस्कृति है भारत की, तो इस्लाम संस्कृति प्लस हिंदू संस्कृति का एक प्रकार का समन्वय हुआ। ठीक है, जब आप आगे चल के देखोगे अलग अलग आपकी निर्माण की पद्धति आ जाएंगी, है ना। अभी बताएंगे कि क्या क्या चेंज हुआ। हम लोग लिंटर करते थे, लिंटर यूज करते थे, बीम यूज करते थे, ये लोग क्या आ जाएंगे, मेहराब यूज करेंगे, गुम्बद यूज करेंगे, है ना। इंडो इस्लामिक पद्धति बनेगी आगे चल के। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया एवं उसका नाम क्या रखा गया? कलीला दिमना। ये एक काम हो गया। तो पंचतंत्र का अरबी नाम क्या है? कलीला दिमना। ये क्वेश्चन आता है। चरक संहिता का भी अरबी में अनुवाद किया गया। इस आक्रमण के प्रभाव देख रहे हैं क्या क्या प्रभाव हुए। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया। कौन कौन सी पुस्तकें थी ब्रह्मगुप्त की? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, अल सिंध हिंद इसका नाम रखा, और खंड खाद्यक नाम था अल अरकंद। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। अलग अलग बुकों में अलग अलग लेखकों ने बहुत सारी चीजें इधर उधर की हैं, तो हमारा काम क्या है कि जो चीजों में एक दो चीजें वो आपके सामने रखना। अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली ग्रहण की। इसे अरब देशों में हिंदसा कहा गया, यही कहा जाता है। अभी क्या बोला? एस सोमनाथ थे आपके। एस सोमनाथ कौन है? इसरो के हेड हैं। अभी 3 दिन पहले की बात बता रहा हूं। ये इनका कहीं पे कोई वैदिक पद्धति के भारत में चल रहा है स्कूल वगैरह, उसका अच्छा सा पूरे देश भर का समागम था, उसमें गए थे, बोल रहे थे। इन्होंने बोला कि इंडियन का जो प्राचीन नॉलेज था ना, उन्होंने हर एक चीज जो इनकी बुकों में है, पश्चिमी सभ्यताओं की, जो यूरोपियन देशों की बुकों में है, जो उन्होंने रिसर्च के नाम पे दिया, वो हमारी प्राचीन बुकों में सब कुछ है। अगर आप देखोगे तो आप देखो चांद की दूरी, ये वो पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है, गुरुत्वाकर्षण, हर चीज की खोज हमारी प्राचीन बुकों में थी। बट वो क्या हुआ कि किसी ने पढ़ा नहीं, बुकों में लिखी, पहले बुकें नहीं लिखी गई थी इंडिया में। सबसे बड़ी चीज है, इसको बुक फॉर्म में नहीं किया गया, बस एक दूसरे से ट्रांसफर किया गया। और ये क्या किया पश्चिमी देशों ने कि इसी चीज को दोबारा से रीइवेल्युएट करके और बुकों में फॉर्म में कर दिया, तो उनके नाम पे हो गए कि इन्होंने आविष्कार किया इसका। ये एस सोमनाथ ने ये सारी चीजें बोली हैं। तो दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत ने किया, ठीक है। इसे अरब देशों में हिंदसा कहा गया। इसे अल ख्वारिज्मी ने अरब देशों में प्रसिद्ध किया दशमलव प्रणाली को। यूरोप में इसे अरबी संख्या पद्धति कहा जाता है। तो यूरोप वाले क्या बोलते हैं कि अरबी संख्या पद्धति है, जबकि कहाँ से सीखा इन्होंने? इंडिया से। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, ये सब क्या हुए? प्रभाव पड़े। अब यहाँ पे अरब आक्रमण आपका हो गया समाप्त। अगला आक्रमण देखते हैं, तुर्क आक्रमण, ठीक है। दूसरे आए हैं तुर्की। तुर्क मध्य एशियाई बर्बर जनजाति। मध्य एशिया आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान से लेकर ऊपर का जितना है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब मध्य एशिया का पार्ट है, ठीक है। तो तुर्क मध्य एशियाई बर्बर जाति थी। तुर्कों ने गाजी उपाधि को प्रसिद्ध किया। गाजी की उपाधि ये लेते थे जो लोग आक्रमण करके बहुत सारे विरोधी सैनिकों को मारा देते थे, तो गाजी की फिर उपाधि देते थे। अलक्तगीन, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलक्तगीन था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुबुक्तगीन जो था, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? वो सुबुक्तगीन था। इसको नोट कर लेना अंडरलाइन करके, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और हर 1-2 साल में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। महमूद गजनवी कौन था? क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ फोकस कौन है, ये बनता है। यह सुबुक्तगीन का बेटा था। इसने सीस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया। सीस्तान वहीं पे ही है, ठीक है। खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि दी। उपाधि सुल्तान की खलीफा ही देगा। आप देखोगे इल्तुतमिश भी खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेगा आगे चल के,
है ना। यह प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि ली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम मुसलमान जिसने सुल्तान की उपाधि ली वो कौन था, महमूद गजनवी। उपाधि, इसकी दूसरी उपाधि क्या थी, बुत सिकन, मूर्ति भंजक। आप देखोगे कश्मीर का इतिहास भी पढ़ोगे ना, तो उसमें भी सिकंदर करके एक शासक आएगा, एक जैनुल आबदीन, जिसको बोला जाता है कि कश्मीर का अकबर, जैनुल आबदीन को। बहुत ही मतलब लिबरल आदमी है, धर्म जो होता है ना कि किसी भी धर्म के प्रति द्वेष नहीं रखता था, मंदिरों का निर्माण किया, सती प्रथा जो बैन लगा दी थी पहले ने उसको वो खोल देगा। दूसरा था सिकंदर, जस्ट अपोजिट, मूर्तियां तोड़वाएं, मंदिर ये बैन किया वो बैन किया, ठीक है। तो सेम उसको बोला जाता था बुत सिकन, मूर्ति भंजक, मूर्तियां तोड़ना, क्योंकि इन लोगों का धर्म के प्रचार करने का मेन मुद्दा ही होता था कि दूसरे धर्म की मूर्तियां तोड़ना, मंदिरों को नष्ट करना, अपने धर्म को थोड़ा सा ऊपर दिखाना, जिससे लोग क्या करें, मानने लगे। खलीफा के समक्ष हिंदुस्तान पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने का इसने प्रण लिया था कि हम हिंदुस्तान पर प्रतिवर्ष आक्रमण करेंगे। इसने भारत पर 17 आक्रमण किए। 1000 एडी में इसने कहा बे हिंद पर आक्रमण किए। पहला आक्रमण कब हुआ, 1000 एडी में। यहाँ पे एक शासक था जयपाल, इसको पराजित किया और जयपाल ने क्या की, आत्महत्या कर ली, उस पराजय को बर्दाश्त नहीं कर पाया। 1009, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आपको याद नहीं रखना हर चीज, लेकिन माइंड में रहेगा। जब 2-4 बार आप रिवाइज करोगे ना, हर चीज माइंड में रहेगी। और आजकल कहीं से कुछ भी पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखो, 50 से 55% क्वेश्चन आपके एंशिएंट और मिडाइवल से वो पूछे जा रहे हैं जो कहीं नहीं मिल रहे इंसानों को, और हर एग्जाम में हो रहा है। यूपीपीएससी में भी यही चीज हो रही है, कोई और पीसीएस तो उसमें हो रहा है, यूपीएससी में तो हो ही रहा है। तो अब हर चीज इंपॉर्टेंट हो गई है, कुछ छोड़ नहीं सकते हो। 1009 में क्या है, नारायणपुर अलवर पर आक्रमण किया। 1014 में थानेश्वर हरियाणा पर। 1016 में कश्मीर पर असफल आक्रमण किया, कश्मीर पर किया लेकिन असफल हो गया। 1018-19 में सब एडी में है, कन्नौज एवं मथुरा पर। 1025 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण है, प्रभास पट्टन का सोमनाथ पर। सबसे सफल आक्रमण था इसका। वापस लौटते समय कच्छ और सिंध का रास्ता लिया था इसने, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, सोमनाथ मंदिर को इसने तोड़ दिया था, बहुत सोना चांदी लूट के ले गया था, स्वर्ण मंदिर था ये उस टाइम का, ठीक। और इस टाइम शासक कौन थे, वहाँ के चालुक्य वंशी शासक थे भीम प्रथम, जब आक्रमण हुआ था, ठीक है। सोमनाथ के शासक कौन थे, सोमनाथ जिसमें तो चालुक्य वंशी शासक थे, उनके अंडर में आता था भीम फर्स्ट। आगे चल के भीम सेकंड होंगे, वो हराएंगे किसको, इसके बाद जो आएगा मोहम्मद गौरी को। 1027 एडी में जाटों के विरुद्ध अभियान किया, ये इसका अंतिम अभियान था। और 1030 एडी में गजनवी की मृत्यु हो गई। तो देखो कौन कौन से, पहला आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन कासिम, उसके बारे में हल्की जानकारी होनी चाहिए पहला। दूसरा है आपका गजनवी, तीसरा है आपका गौरी। ये 3 समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद सीधा सल्तनत काल आ जाएगा, गुलाम वंश खिलजी जो मैंने बताया, फिर वंश स्थापित हो जाएंगे, फिर कोई बड़ी चीज नहीं। तो इसके अब इसके साथ कुछ विद्वान भी आएंगे, है ना। काफी टाइम तक ये रहा है, 1025 तक रहा। तो आक्रमण करके ऐसा थोड़ी आक्रमण किया और निकल लिया, आक्रमण करेगा 6-6 महीने रहेगा, 1-1 साल रहेगा, पूरा रह के यहाँ पे क्या करेगा, चीजें करेगा, प्रशासन अपने हाथ में लेगा, कानून बदलेगा, लूटेगा लोगों को। तो इसके साथ व्यक्ति आए हैं, 4 व्यक्ति आए थे, उत्बी, अलबरूनी, फिरदौसी, बेहाकी। 4 ये बहुत बड़े लेखक और कवि थे, ये ध्यान रखना। इनके बारे में पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में, इनमें से एक को तो पूछ ही लेते हैं, या तो उनके ग्रंथों में कौन सी व्यवस्था का वर्णन किया गया, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। उत्बी ने क्या लिखा है, किताबुल यामिनी। बेहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन और तारीख मसूदी लिखी है। लेनपुल ने बेहाकी को क्या बोला है, पेप्स कहा है, एक मतलब किसी और से तुलना की है। फिरदौसी, ये इंपॉर्टेंट है, इसने शाहनामा लिखा है, ईरान का नेशनल नाटक टाइप का है शाहनामा। अल बिरूनी बोला जाता है, अल बरूनी, ये बीपीएससी मेंस में आया था, 67 बीपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि अल बरूनी ने जो भारत के बारे में, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन किया, उसका वर्णन कीजिए, ठीक है, अपने जो किताबों में, ग्रंथों में। इसने पुराणों का अध्ययन, पहला व्यक्ति रहेगा जो पुराणों का अध्ययन करेगा, इंडियन पुराणों का, अल बरूनी। इसने किताब क्या लिखी, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद भी इसको बोला जाता था, ठीक है, अरबी भाषा में थी। आ जाते हैं, ख्वारिज्मी का एक निवासी था, अल बरूनी के बारे में बात हो रही है। इसने फारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं का ज्ञान था, इसको इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान था। दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान
का ज्ञाता था ये व्यक्ति। कन्नौज आक्रमण के समय ये भारत आया था। कन्नौज का आक्रमण कब हुआ था फिर से देख लीजिए, 1018 से 19 AD, तो इस टाइम पे भारत आया था। फिर आते हैं, भारत में संस्कृत एवं ज्योतिष शिक्षा का ज्ञान इसने प्राप्त किया। कहाँ पे? बनारस में। जो मैंने बोला कि पुराणों का अध्ययन, पुराण तो संस्कृत में थे, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम अगर बोला जाए विदेशी या तुर्क, या बोला जाए कि इस्लाम का जो आए यहाँ पे, तो उसमें ये व्यक्ति था। आगे चल के आप देखोगे दारा शिकोह भी पुराणों का अनुवाद करेगा। औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह, ठीक है। अपनी पुस्तक में सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का वर्णन करता है। भारतीयों को विद्वान बताता है, लेकिन भारतीयों को कूप मंडूक बताता है कि विद्वान तो है कुछ भारतीय, लेकिन वो जितना उनका ज्ञान है उसी में सीमित रह जाते हैं। जैसे कुएं का मेंढक होता है, वही समझता है कि ये इतना ही बड़ा संसार है ना। तो इस तरीके से वर्णन कर रहा है। सबकी अपनी अपनी समझ है, किस हिसाब से कर रहा है वो उनका है कि क्या उन्होंने पैमाने नापे। तीसरा व्यक्ति जो है वो है मोहम्मद गौरी। ये व्यक्ति बेस बनाएगा भारत में किस चीज का? गुलाम वंश की सल्तनत काल की स्थापना का। इसकी राजधानी क्या थी? गजनी। गजनी एक प्रांत है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। अन्य नाम क्या थे? मोहम्मद बिन साम। इसका संबंध गौर प्रांत से था, इसलिए गौरी कहलाया। इसका गजनवी के साथ कोई संबंध नहीं था। लोग इसके संबंध मान लेते हैं ना कि ये दोनों संबंधी थे। 1175 AD में मुल्तान का अभियान करेगा और 1178 AD में गुजरात का अभियान। और जो मैंने बताया था, शासक कौन रहेगा? भीम द्वितीय, या मूलराज भी बोला जाता है, मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय। इसकी मां कौन थी? नायका देवी या संरक्षिका, ये शासक की, भीम द्वितीय की। नायका देवी क्या करती है? नायका देवी ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। भीम द्वितीय का माना जाता है, जो शासक होता है उसी के नाम पे होता है, चाहे वो 8 साल का बच्चा क्यों ना हो। तो मेनली भीम द्वितीय ने क्या किया? मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। इसकी राजधानी कौन थी भीम द्वितीय की? अनहिल पाटन। इसी के टाइम पे जो माउंट आबू पे बहुत सारे मंदिर वगैरह बने हैं ना, जितने भी वो चीजें, तो बहुत सारे जो विमल साल के जैन मंदिर कुछ बने, तो ये भीम द्वितीय के काल के। फिर आते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? 1191 AD में पहला युद्ध है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। इसको पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय थे हमारे, समझो दिल्ली के प्रथम शासक कौन थे? दिल्ली को एक तो ढिल्ली का बोला जाता था, एक क्वेश्चन बनता है। दिल्ली के प्रथम शासक तोमर थे, तोमर वंश ने सबसे पहले शासक किया। उसके बाद आपके यही आ गए चौहान वंश। पृथ्वीराज तृतीय बहुत महान शासक हुए हैं, ठीक है। और इन्हीं के जाने के बाद ही जैसे ये हारेंगे तो धीमे धीमे भारत पे इस्लाम वालों का कब्जा हो जाएगा। दूसरा देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें क्या होगा? गौरी पराजित होगा और भाग जाएगा। इनके अंदर वो चीजें देखो कि उसको क्षमा कर दिया, जाने दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यही राजपूत राजाओं की अगर बोलो तो सबसे बड़ी कमजोरी मानी गई कि ये लोग प्रतिष्ठा, वचन दे देते थे प्लस दया। इनके अंदर वो कुटिलता नहीं थी, इनके अंदर वो धोखेबाजी नहीं थी। इनने अपने सिद्धांतों पर रहे हैं और उस चक्कर में हमेशा फूट रही है, आपस में लड़ते रहे हैं और प्लस दूसरे लोग आके फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम होगा, ये शासक आएंगे, इसको छोड़ देंगे, ये भाग जाएगा, फिर से अपने आप को मजबूत करेगा, सेना को मजबूत करेगा। इनकी कमजोरी तो जान के गए ही है कि क्या क्या इनकी कमजोरी है पृथ्वीराज तृतीय की। और फिर अगली बार आक्रमण करेगा 1192 AD में तराइन का द्वितीय युद्ध। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में युद्ध होगा और गौरी जीत जाएगा। पृथ्वीराज चौहान को क्या है? मार देगा। चंद्रवरदाई इनके दरबारी कवि थे, किसके? पृथ्वीराज चौहान के। इस समय दिल्ली का शासक कौन था? गोविंद द्वितीय था जब ये गौरी जीता। अब आते हैं अगला युद्ध। तो देखो जो जयचंद थे, जयचंद को हमेशा गद्दारों में गिना जाता है। गहड़वाल वंश के शासक थे, कन्नौज के। जयचंद क्या है? पृथ्वीराज के दोस्त थे। कुछ बात पे इनकी अनबन होती है, तो यही क्या करते हैं? गौरी को न्योता देते हैं कि अभी ये कमजोर है, आके आक्रमण करो, पूरी बताते हैं चीजें। आके आक्रमण करता है, इनको हरा देता है। लेकिन इसके बाद इनको लगता है वाह अब तो इनका सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन देखो चीजें यही होती हैं। अब अगला नंबर इनका ही लगेगा 1194 में, गौरी वर्सेस जयचंद गहड़वाल वंश। और गौरी यहाँ पे क्या करेगा? जीत जाएगा, इनको भी हराएगा।
गौरी ने ऐबक को विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही, एवं गजनी चला गया। 1205 एडी में क्या होगा, खोखरों के विरुद्ध, खोखरो जनजाति थी, अभियान चलाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, इसलिए घायल हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी 1206। जैसे ही मौत होगी, जब तक ये था गुलाम था तो गौरी के नाम पर शासन कर रहा था, जब मौत होगी तो फिर गुलाम ही शासक बन जाएगा, और यहीं से आपकी 1206 से क्या शुरू हो जाएगी, 1206 गुलाम वंश शुरू। कुतुबुद्दीन ऐबक रहेंगे 1206 से 1210 तक, इल्तुतमिश रहेंगे 10 से 36 तक, 26 साल तक रहेंगे, 36 से 40 तक रजिया सुल्तान रहेंगे, फिर आगे चल के और चलते रहेंगे, बलबन वगैरह, है ना। फिर 1290 में 1290 यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, जलालुद्दीन खिलजी, ये 96 तक रहेगा। 96 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहेगा 20 साल तक। फिर 1316 1320 तक एक और छोटे मोटे शासक रहेंगे, फिर एक खत्म हो जाएगा। 1320 में आपका खिलजी वंश भी खत्म हो जाएगा, सबसे कम समय तक खिलजी वंश ही शासन करेगा, ठीक है। खिलजी के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, तुगलक आ जाएगा, फिर सैयद आ जाएगा, फिर लोदी आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी सल्तनत काल चलेगी। थोड़ी और एक दो पॉइंट, गौरी ने मोहम्मद बिन शाम नाम के सिक्के चलाए, जिन्हें देहली बाल सिक्के कहा जाता है। तो देहली बाल सिक्के किसे कहा जाता है, किसके काल में चलेगी। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है, गौरी के एक तरफ देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है, एक तरफ कुछ और रहता था, ठीक है। तो ये सारे आपके फैक्ट हो गए। अगली क्लास से हम सीधा गुलाम वंश करेंगे, और हो सकता है उसी क्लास में गुलाम वंश समाप्त भी कर दें, अगर जरूरत पड़ी तो 2 क्लासेज में गुलाम वंश समाप्त करें। जिस टॉपिक को जितना टाइम लगना चाहिए उतना हम देंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जीएस रिवॉल्यूशन करके आप कहीं पर भी सर्च करोगे, चाहे आप टेलीग्राम पे सर्च करो, वहाँ पे हमारा ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हो। इसके बाद ऐप भी आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो ऐप मिल जाएगा।